जय मूल निवासी साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर काफिल खान की रिहाई के लिए देश भर में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा गया है। 24 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2020 के दौरान पूरे देश भर में 31 राज्यों में 550 जिलों में और 4000 तहसीलों में बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए मेमोरेंडम दिया जाए। इस मेमोरेंडम के द्वारा हम केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को वार्न करते हैं, एक गंभीर चेतावनी देते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से डॉक्टर कफील खान की रिहाई करें एवं उनके ऊपर जितने भी झूठे चार्जेस लगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त करें। डॉक्टर कफील खान एक चर्चित समाज सेवी, एक समर्पित डॉक्टर जिनको पूरे देश और दुनिया में अपनी सेवाओं के लिए, अपने समाज के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। आपको याद होगा 11 और 12 अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा हादसा एक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण हुआ। ऑक्सीजन की कमी के कारण 70 से ज्यादा बच्चों की मौत बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में हुई थी। भ्रष्टाचार ने किस हद तक उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाए हैं और उसकी कीमत साधारण लोगों को अपनी जान गंवाकर कैसे गंवानी पड़ती है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण गोरखपुर में देखने को मिलता है। 15 अगस्त 2017 को ये देश आजादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहा था। उस 60वीं वर्षगांठ मनाने से 4 दिन पहले गोरखपुर में 70 से ज्यादा बच्चे ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए। आजाद भारत में 70 बच्चे केवल मात्र ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवा बैठे। भ्रष्टाचार के कारण वहां पर यह सारा हादसा हुआ। 11 और 12 अगस्त 2017 को बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में लापरवाही के कारण, भ्रष्टाचार के कारण 70 से ज्यादा बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना की ज्यादा विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनके नाम सामने आने चाहिए थे और उनके ऊपर गंभीर किस्म के आरोप लगकर उनको सजा होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि डॉक्टर कफील खान ये नाम उस घटना के दौरान वहां जितने भी लोग थे वो सारे याद रख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर कफील खान और उनके सहकारियों ने लगातार 48 घंटे अपनी जान जोखिम में डालकर वहां के बच्चों को बचाने के लिए जी जान मेहनत की। 11 और 12 अगस्त 2017 को डॉक्टर कफील खान और उनके सहकारियों ने जितनी व्यवस्था उनको कर सकते थे अपनी निजी तौर पर वो सारी व्यवस्था करके वहां के बच्चों को ऑक्सीजन सप्लाई किया और उन बच्चों को बचाने का काम किया। अगर डॉक्टर कफील खान और उनके सहकारी अगर उस समय अपनी जी जान की कोशिश लगाकर ये काम नहीं करते तो हो सकता है ये 70 का आंकड़ा और भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया होता। इस मामले में जो लोग जिम्मेदार है, जिन्होंने ये लापरवाही बरती, भ्रष्टाचार के लोग जो जिम्मेदार है, उनके ऊपर केस बननी चाहिए थी, उनको उसकी सजा होनी चाहिए थी। डॉक्टर कफील खान वो तो एक जाबाज योद्धा के तौर पर लगातार 48 घंटे लड़ते रहे, मगर बाद में हुआ क्या? 13 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा डॉक्टर कफील खान के ऊपर ही एफआईआर दायर किया गया और उनको ही इसके लिए जिम्मेदार घोषित किया गया। सरकार ने अपने निकम्मेपन को और भ्रष्टाचारी लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर कफील खान को ही बलि का बकरा बनाया और उनके ऊपर झूठा एफआईआर दायर करके उनको अरेस्ट किया गया। डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट करने के लिए योगी सरकार के द्वारा जो दिन चुना गया वो भी बड़ा अजीब था। 2 सितंबर 2017 को बकरी ईद के दिन ही डॉक्टर कफील खान और उनके परिवार के सदस्यों को पुलिस के द्वारा उठाया गया, उनको अरेस्ट किया गया। डॉक्टर कफील खान को भी बकरी ईद के दिन ही नमाज तक पढ़ने नहीं दिया गया और नमाज पढ़ने से पहले ही उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। तो पुलिस को बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि मुझे नमाज पढ़ी दी जाए, मगर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको नमाज पढ़ने तक नहीं दी गई और बकरी ईद के दिन उनको अरेस्ट किया गया।
झूठा केस बनाया गया और झूठा केस बनाकर 7 महीने से ज्यादा समय के लिए डॉक्टर कफील खान को जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया। एक डॉक्टर जिसने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाया, उसका सम्मान होना चाहिए, उसको उस कार्य के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। मगर योगी सरकार के द्वारा उस डॉक्टर के ऊपर ही झूठा केस बनाया गया और 7 महीने के लिए उनको जेल में डाला गया। इतना ही नहीं, जेल से रिहा होने के बाद में भी पुलिस प्रशासन के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा उनको 2-2.5 साल तक लगातार परेशान किया गया। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम पुलिस प्रशासन और योगी सरकार करती रही। मगर फिर भी जो अपने ध्येय के लिए, अपने समाज सेवा के लिए समर्पित थे, डॉक्टर कफील खान ये स्टेटस मस नहीं हुए। जून 2019 में बिहार में चमकी बुखार का मामला बहुत तेजी से फैला था और हजारों बच्चे जब इससे पीड़ित हो रहे थे, तो यही वो डॉक्टर कफील खान बच्चों के मसीहा बनकर बिहार अपने सहकारियों के साथ पहुंचे। मुजफ्फरनगर में भरी बरसात में उन्होंने वहां पर मेडिकल कैंप लगाए, बच्चों को वहां पर ट्रीटमेंट दी और हजारों बच्चों को उन्होंने उस चमकी बुखार से बचाने के लिए मेहनत की और उन बच्चों को बचाने का काम किया। इससे आप देख सकते हैं कि वो अपने समाज के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए कितने समर्पित है। एक जाबाज योद्धा के रूप में समाज उनको जानता है और वो अपने समाज के प्रति समर्पित रहकर ही काम कर रहे थे। नवंबर और दिसंबर 2019 के दौरान देश भर में सीएए और एनआरसी के विरोध में जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे, उग्र स्वरूप के आंदोलन हो रहे थे। केंद्र सरकार के द्वारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था और उसके द्वारा देश के नागरिकों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने की एक साजिश की जा रही थी और इस बिल का देश के तमाम लोगों के द्वारा तमाम राज्यों में विरोध हो रहा था। विरोध करने वाले सभी संगठन अपने अपने आंदोलन को करने का काम कर रहे थे, सभा सम्मेलन हो रहे थे, रैलियां हो रही थी, उग्र रूप के आंदोलन हो रहे थे। किसी भी स्तर पर सीए और एनआरसी का आंदोलन जो है वो चलाया जा रहा था। इसके विरोध में देश भर में लोग थे। इसी कड़ी में 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सम्मेलन बुलाया गया था और जिसमें एक वक्ता के तौर पर, एक मार्गदर्शक के तौर पर डॉक्टर कफील खान भी वहां पर गए थे और डॉक्टर कफील खान ने वहां पर अपनी भूमिका सीए और एनआरसी के संदर्भ में रखी। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में वहां के नागरिकों को सरकार की नीतियों का विरोध करने का मौलिक अधिकार है और यह अधिकार भारत के संविधान ने यहाँ की नागरिकों को दिया हुआ है। सीएए पूरी तरह से संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, मानव अधिकारों के विरोध में है और इसीलिए देश भर में सीएए के विरोध में आंदोलन चलाए जा रहे थे और इस आंदोलन के लिए लोग बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रहे थे। डॉक्टर कफील खान भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सीएए का क्या असर भारत के लोगों पर होने वाला है, कितने गंभीर परिणाम उसके जनता को भुगतने पड़ेंगे, इसके बारे में सभा सम्मेलनों के द्वारा लोगों को अवगत करा रहे थे। 12 दिसंबर को भी उन्होंने अपने स्पीच में सीएए के क्या गंभीर परिणाम होने वाले हैं, ये बात वहां के उपस्थित कार्यकर्ताओं को वो समझा रहे थे। 13 अगस्त 2019 को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में उनके विरोध में हेट स्पीच का एफआईआर रजिस्टर किया गया। एक केस एफआईआर बनाकर उनके विरोध में रखा गया, हेट स्पीच का केस उनके ऊपर बनाया गया और उनके ऊपर गंभीर स्वरूप के आरोप उस 12 दिसंबर के स्पीच को लेकर लगाए गए। इस एफआईआर के आधार पर 29 जनवरी 2020 को मुंबई महाराष्ट्र में एयरपोर्ट पर ही उनको अरेस्ट किया गया। जब 29 जनवरी 2020 को मुंबई एयरपोर्ट पर उनको अरेस्ट किया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा उनको अरेस्ट करके महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लाया गया। डॉक्टर कफील खान उस समय भी ये कह रहे थे कि मुझे अगर महाराष्ट्र में अरेस्ट किया गया है तो मुझे महाराष्ट्र पुलिस के हवाले किया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या उनके विरोध में मानसिकता है और किस तरीके से उनको जानबूझकर वो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने उस बात का अनुभव लिया था, इसलिए वे कह रहे थे कि मुझे महाराष्ट्र पुलिस के हवाले किया जाए। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश पुलिस उनको
मुंबई से उत्तर प्रदेश लेकर आई। 10 फरवरी 2020 को उनके परिवार वाले कोर्ट से उनकी रिहाई के लिए जमानत लेकर आए। कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की जमानत मंजूर की। हाईकोर्ट से ये जमानत मंजूर हुई थी, मगर हाईकोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा, जेल अथॉरिटी के द्वारा उनको जेल से छोड़ने के लिए इनकार किया गया। ये निर्णय जेल अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया गया था, ये निर्णय योगी सरकार के द्वारा लिया गया था और इसी के आधार पर उनको जमानत होने के बावजूद भी जेल अथॉरिटी ने छोड़ने से इनकार किया। उनके परिवार वाले दोबारा हाईकोर्ट गए और 13 फरवरी 2020 को हाईकोर्ट के द्वारा दूसरा ऑर्डर उनकी रिहाई के लिए, जमानत के लिए लेकर आए। मगर इसी दौरान एक और साजिश डॉक्टर कफील खान के विरोध में की गई और उत्तर प्रदेश सरकार के एफआईआर के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनके विरोध में एनएसए का भी चार्ज लगाया गया और एनएसए के चार्ज के तहत उनको कोर्ट के रिहाई के ऑर्डर होने के बावजूद भी जेल से ही एनएसए के नाम पर केंद्र सरकार के कहने पर पुलिस के द्वारा दोबारा डिटेन किया गया। एनएसए का झूठा चार्ज उनके ऊपर लगाया गया। 13 दिसंबर का भी चार्ज झूठा लगाया गया, फ्रेम करके उनको फंसाया गया और एनएसए के नाम पर दोबारा जमानत होने के बावजूद भी उनको डिटेन करके जबरन तरीके से, नाजायज तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर उनको दोबारा जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया। जब कफील खान साहब जेल में थे, उसी दौरान पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई थी। 23 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश के तमाम जेल अथॉरिटीज को एक डायरेक्शन इशू किया गया, एक गाइडलाइन इशू की गई। कोरोना महामारी से बचने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। इस बात को ध्यान में रखकर जेल के अंदर जो कैदी है, उन कैदियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डायरेक्शन दिया गया कि जितने भी कैदी जेल के अंदर है, उनमें जो कैदी अंडर ट्रायल है या ऐसे कैदी जो 7 साल से कम की सजा भुगत रहे हैं, ऐसे कैदियों को तुरंत प्रभाव से पेरोल पर छोड़ा जाए, क्योंकि जेल के अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। हम जानते हैं कि भारत के जेल आबाद है, जेल की हालात ऐसी है कि उसकी क्षमता से 3-3, 4-4 गुना ज्यादा कैदी जेलों के अंदर है। ऐसी स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग वहां पर रखना संभव नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह ऑर्डर किया गया, एक डायरेक्शन दिया गया कि उन कैदियों को छोड़ा जाए, पेरोल पर छोड़ा जाए जो अंडर ट्रायल है या ऐसे लोग जिनको 7 साल से कम की सजा हुई। इसके तहत डॉक्टर कफील खान को रिहा होना चाहिए था, मगर यहां भी डॉक्टर कफील खान के साथ साजिश हुई। लास्ट आवर में डॉक्टर कफील खान का पेरोल जो है वो कैंसिल कर दिया गया और इसके लिए ये आर्गुमेंट दिया गया कि डॉक्टर कफील खान को अगर पेरोल मिलता है और अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो उससे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। डॉक्टर कफील खान की रिहाई से कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आएगी, इसका कोई स्पष्टीकरण, कोई जानकारी सरकार के द्वारा नहीं कही गई और उनको रिहाई करने से मना कर दिया गया। बात यही नहीं रुकती, बात आगे बढ़ती है और अगले 3 महीने का नया डिटेंशन का ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनएसए के लिए डॉक्टर कफील खान के विरोध में चलाया जाता है। एनएसए के तहत 6 महीने का डिटेंशन डॉक्टर कफील खान के ऊपर लगाया जाता है और डिटेंशन के लिए उनकी पीरियड जो है वो 3 महीने से और बढ़ाया जाता है। इन सारी घटनाओं से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से झूठे चार्जेस लगाकर डॉक्टर कफील खान को पुलिस प्रशासन के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, जानबूझकर उनको परेशान किया जाए। जेल में रहकर भी उन्होंने सरकार के साथ में करस्पॉन्डेंस किया, इस महामारी से बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है, वो बार बार वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके लिए करस्पॉन्डेंस करते रहे। डॉक्टर कफील खान एक डॉक्टर थे। हम जानते हैं कि पूरे देश में डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, मेडिकल
जो सुविधाएं है उसकी कमी है, और आपके पास में एक पेशेवर डॉक्टर है जो अपने समाज के प्रति समर्पित है, ऐसी संकट की परिस्थिति में तो डॉक्टर समाज के लिए होना चाहिए। इस महामारी से बढ़ने के लिए, बचने के लिए वो आपके साथ होना चाहिए। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने एनएसए का बहाना बनाकर और उनका 3 महीने का डिटेंशन बढ़ाया और नाजायज तरीके से उनको जेल में बांध कर रखा। ये सारी साजिश डॉक्टर कफील खान के विरोध में केंद्र सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। पुलिस प्रशासन केवल कहने के लिए है, ये सारी साजिश पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार और योगी सरकार के इशारे पर कर रही है। उत्तर प्रदेश के गुंडा राज को, जंगल राज को हम सब जानते हैं कि किस तरीके से परिस्थितियां वहां पर बनी हुई। जितने भी झूठे चार्जेस डॉक्टर कफील खान के ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा हम इस बात का निषेध करते हैं, कंडेम करते हैं और केंद्र सरकार को आह्वान करते हैं कि 31 जुलाई से पहले डॉक्टर कफील खान को तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए और उनके विरोध में जितने भी झूठे चार्जेस है वो वापस लिए जाए। इस महामारी के दौरान जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा था तो उसी समय केंद्र सरकार नाजायज तरीके से आंदोलनकारियों के ऊपर झूठे मुकदमे दायर करने का काम कर रही थी। दिल्ली और दिल्ली के एरिया में अलग अलग राज्यों में जितने भी सीए और एनआरसी के विरोध में आंदोलन हुए, उन आंदोलनकारियों के ऊपर गंभीर किस्म के चार्जेस लगाकर उनको अरेस्ट करने का काम पुलिस प्रशासन के द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर किया जाए। चाहे जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या अलग अलग राज्यों में जिन आंदोलनकारियों ने सीए और एनआरसी के विरोध में आंदोलन में हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़कर इस बात के लिए आंदोलन किया था, उनके विरोध में गंभीर किस्म के आरोप लगाकर उनको अरेस्ट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। हम इस बात का भी तीव्र निषेध करते हैं और डॉक्टर कफील खान की रिहाई के साथ साथ उन बच्चों के ऊपर, उन छात्रों के ऊपर जो गंभीर किस्म के आरोप लगे हैं, हम इस बात का भी मुद्दा उठा रहे कि उनके विरोध में भी जो गंभीर किस्म के आरोप लगे हैं वो तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाए। इसके लिए डॉक्टर कफील खान के समर्थन में, उनकी रिहाई के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा ये बहुत बड़ा आंदोलन 24 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान देश भर में चलाया जाएगा। 31 राज्यों में, 550 जिलों में और 4000 तहसीलों में बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम जो हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा की सहयोगी संगठनाएं हैं, ये सारे लोग डॉक्टर कफील खान के समर्थन में, उनकी रिहाई के लिए आंदोलन में शामिल होंगे। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से देश के तमाम बहुजनों को अपील करता हूं, विद्यार्थियों को, युवाओं को, महिलाओं को, डॉक्टर्स है, प्रोफेसर्स है, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी है, उनको अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए और जिन छात्रों के ऊपर गंभीर किस्म के झूठे आरोप लगाए गए हैं उनको उस चार्जेस से बाहर निकालने के लिए और केसेस रद्द करने के लिए जो आंदोलन बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा चलाया गया है उसको आप साथ समर्थन दें और इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र करने के लिए हमारा साथ सहयोग दें। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी के तौर पर इतना ही आह्वान करता हूं कि ये जो आंदोलन डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान के द्वारा चलाया गया है, इसको आप समर्थन दें और इस आंदोलन को आगे चलकर और ज्यादा उग्र करने के लिए साथ सहयोग दें। धन्यवाद।